हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th में निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेटिंग ज्यामिति के अंतर्गत उदाहरण 6 के एक क्वेश्चन जो कि आपका सेक्शन फार्मूला या फिर विभाजन सूत्र से हल होने वाला है, उसका समाधान। ठीक, तो सवाल है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदुओं 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाली जो रेखाखंड होगी, उसको मिलाने वाली जो रेखाखंड होगी, उसको आंतरिक रूप से 3:1 या 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो ये जो सवाल समाधान होगा वह आपके विभाजन सूत्र या फिर सेक्शन फार्मूला के अनुसार समाधित होगा। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला या विभाजन सूत्र क्या होता है और वह कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले आप इस बात को जान लें कि किसी भी एक कार्तीय तल या कोऑर्डिनेटिंग प्लेन में, ठीक है, तो किसी एक कार्तीय तल में अगर दो बिंदुओं के निर्देशांक पता हो, जैसे इसमें देखिए बिंदु कौन सा, मान के चलिए इस बिंदु को हम लोग P बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं 4,-3 को, जबकि Q बिंदु का निर्देशांक के रूप में हम लोग 8,5 को मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके हल में लिखिएगा माना कि बिंदु P के जो निर्देशांक है वह 8,-3 तथा बिंदु Q के जो निर्देशांक है वह 8,5 है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो इस स्थिति में याद रखिएगा किसी भी कार्तीय तल में अगर दो बिंदु पता हो, जैसे यहाँ पर P बिंदु ले लेंगे हम लोग, जिसका निर्देशांक वहाँ पर 4,-3 मान चुके हैं, और एक अन्य बिंदु मान लेंगे हम लोग Q, उसका निर्देशांक हम लोग 8,5 मान चुके हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदुओं 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाली रेखाखंड, इसको जो जोड़ने वाली एक रेखाखंड होगी जिसका नाम आप PQ या फिर रेखाखंड QP कह सकते हो, तो जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 या 3:1 के रेशियो में विभाजित करता है। तो मान के चलिए रेखाखंड PQ को आंतरिक रूप से 3:1 में बंटने वाली जो बिंदु है उसका नाम हम बिंदु M ले लेते हैं। ठीक है, यानी बिंदु M के द्वारा रेखाखंड जो PQ है वो कितने अनुपात में बढ़ जाता है, 3:1 में बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है बिंदु M जो है वो रेखाखंड PQ को, किसको, रेखाखंड PQ को 3:1 में बट रहा है। ठीक है, तो उस स्थिति में यह जो विभाजन बिंदु M है उनका निर्देशांक क्या होगा, यानी उसमें भुज का मान क्या होगा, कोटि का मान क्या होगा, इसको अगर ज्ञात करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर विभाजन सूत्र या सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, यानी विभाजन सूत्र का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो कार्तीय तल में स्थित किन्हीं दो बिंदु जिनके निर्देशांक प्राप्त हो, उनको जोड़ने वाली रेखाखंड को विभाजित करने वाली या किसी खास अनुपात में विभाजित करने वाली बिंदु का जब निर्देशांक पता करना हो तो इसके लिए सेक्शन फार्मूला या विभाजन सूत्र अपनाया जाता है। तो यहाँ पर बिंदु M का जो निर्देशांक है वो पता चल जाएगा विभाजन सूत्र या सेक्शन फार्मूला से। तो विभाजन सूत्र का हम इस्तेमाल करें उससे पहले आपको जानना चाहिए कि जिन रेखाखंडों के बीच में वो विभाजन बिंदु स्थित है, जिस रेखाखंड के बीच में वो विभाजन बिंदु स्थित है, उस रेखाखंड के जो अंत बिंदु हैं तो उन अंत बिंदु के निर्देशांक होंगे। जैसे P बिंदु का निर्देशांक है 4,-3 और यहाँ पर दूसरा अंत बिंदु Q है, उसका निर्देशांक है 8,5। तो उन दोनों अंत बिंदुओं में से प्रत्येक अंत बिंदु में एक क्या होगा, भुज होगा, जिसे हम X से, और कोटि होगा उसको हम Y से निरूपित करेंगे। यानी इसके पहला जो छोर है P का एक भुज होगा, एक कोटि होगी, उस प्रकार से दूसरा छोर या सिरा या अंतिम बिंदु Q का जो है एक भुज होगा और एक कोटि होगा। तो भुज को हम लोग अक्सर X से, कोटि को Y से, भुज को X से और कोटि को Y से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर भुज कोटि के रूप में नामकरण कर लिए। अब इसमें देखोगे कि आखिरकार ये भुज और कोटि के मान जो है ना
वो किस बिंदु का है। तो इसमें से याद रखिएगा बिंदु P और Q में से किसी भी एक बिंदु को आप पहला बिंदु मान लें और दूसरे को दूसरा बिंदु मान लें। तो यदि आप P को पहला बिंदु मान लेते हैं तो उसके भुज को x1 और उसके कोटि को y1 कहेंगे, ठीक है। और उस स्थिति में बिंदु Q का जो भुज होगा वह x2 कहलाएगा, क्योंकि P को आप पहला बिंदु माने हैं तो Q निश्चित रूप से दूसरा बिंदु होगा। तो दूसरा बिंदु का जो भुज होगा उसे x2 और दूसरा बिंदु के कोटि को हम लोग y2 से निरूपित करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास x1 का मान 4, y1 का मान -3, x2 का मान 8 और y2 का मान 5 प्राप्त हो जाता। और यहाँ पर आंतरिक रूप से विभाजित जो अनुपात है उसमें से पहला अनुपात लेफ्ट साइड के अनुपात को m1 का नाम देंगे और राइट साइड के अनुपात को हम लोग m2 का नाम देंगे, ठीक है। और इसके बाद इस्तेमाल करेंगे उस विभाजन बिंदु का निर्देशन करने के लिए जो फार्मूला, वह फार्मूला कहलाएगा आपका विभाजन सूत्र, ठीक है। तो विभाजन सूत्र का फार्मूला हम यहाँ पर लिख रहे हैं। विभाजन सूत्र में फार्मूला जो होगा, जैसे यहाँ पर बिंदु M का निर्देशांक प्राप्त करना चाहते हो तो बिंदु M का भुज को हम लोग x बोलेंगे, कोटि को क्या बोलेंगे y, ठीक है। तो विभाजन सूत्र में विभाजक बिंदु का भुज और कोटि यानी m x y इक्वल टू यहाँ पर क्या फार्मूला हो जाएगा। तो इसका फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर, चलिए विभाजन सूत्र हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो विभाजन सूत्र आप लोगों का हो जाएगा, विभाजन सूत्र का फार्मूला बन जाएगा, क्या बनेगा, जैसे m बिंदु का भुज और कोटि प्राप्त करना चाहते हैं इस प्रश्न में तो m एक्स वाई होगा। यदि यहाँ पर विभाजन बिंदु का नाम z होता तो z एक्स वाई होता। यदि विभाजन बिंदु का नाम अगर जो है p होता या s होता तो s का एक्स वाई प्राप्त होता। तो विभाजन बिंदु m है तो m का भुज और कोटि यानी x और y का मान प्राप्त होगा। कौन से सूत्र से, इसके लिए याद रखना पड़ेगा m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2 कोमा फिर क्या करोगे यहाँ पर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2, ये फार्मूला इस्तेमाल करोगे, ठीक है। मज़े मज़े से फार्मूला याद रह जाएगा। अगर एक बार याद ना रहे तो आसान से ऐसे बोलिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, है ना, mx प्लस mx बट्टा m प्लस m, ठीक है। या हाँ कोमा देकर यहाँ my प्लस my बट्टा m प्लस m, ठीक है। ब्रैकेट से घेर के रखिएगा, क्योंकि किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होता है कार्तीय तल में उसे छोटी ब्रैकेट के अंदर में घेर कर रखा जाता है, ठीक है। फार्मूला याद करने का टिक्स देखिए कैसे याद कीजिएगा। तो इसको क्या कीजिएगा 1 2 या 2 1 लगा दीजिएगा, फिर यहाँ पर 1 प्लस 2, यहाँ पर भी वही कीजिएगा 1 2, यहाँ पर 2 1 और यहाँ पर 1 प्लस 2 कर दीजिएगा। तो फार्मूला क्या बन गया m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2 और कोमा देकर m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। याद रखिएगा ये फार्मूला उस जगह पर इस्तेमाल किया जाता है जिस जगह पर ये आंतरिक अनुपात का मान कम बेसी रहता है। जैसे यहाँ 3 हो गया, वहाँ 1 हो गया, तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि वे यदि समद्विभाजित हो जाते, यानी कहने का मतलब है PM रेखाखंड की जो माप होगी वो यदि QM रेखाखंड के समान हो जाती, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ फार्मूला और छोटा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर PM की माप अगर हो जाती 4 इकाई और QM की माप भी हो जाती 4 इकाई, तो उस स्थिति में अनुपात कितना होता, तो 4/4 या 4:4 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1:1 होगा। तो यानी उस स्थिति में m1 का मान 1 हो जाता और m2 का मान 1 हो जाता। तो m1 और m2 का मान दोनों ही समान हो जाता, तो फार्मूला छोटा हो जाता। वो फार्मूला क्या हो जाता, तो 1 का मतलब m1 जब 1 हो जाएगा और m2 भी 1 हो जाएगा तो 1 × x2, तो फार्मूला छोटा होके बन जाता x2 और प्लस m2 भी हो जाता है 1, तो 1 × x1 तो हो जाता x1 बट्टा m1 प्लस m2 और कोमा हो जाता है यहाँ पर m1 का मान फिर 1, तो 1 × y2, तो y2 प्लस m2 का मान 1 और 1 × y1 y1
बट्टा फिर m1 प्लस m2। ये फार्मूला को सहजता से याद करने के लिए लोग क्या याद करते हैं, लोग याद करते हैं उस स्थिति में x2 प्लस x1 को याद कर सकते हैं, x1 प्लस x2 बाई m1 कोमा m1 प्लस m2 कोमा y1 प्लस ये y2 प्लस y1 को क्या पढ़ेंगे, y1 प्लस y2 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, इसे घेर देंगे, ये m बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अनुपात कम बेसी है, इस खातिर हम ऊपर के जो फार्मूले हैं वो इस्तेमाल करेंगे। m1 x2 प्लस m2 x1 फार्मूला याद करने का ट्रिक्स आप लोगों को दे दिए, बाय m1 प्लस m2 कोमा m1 प्लस y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, इसमें आपको मान को स्थापित करना है और फिर उसे हल कर लेना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग m बिंदु के भुज और कोटि के मान ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर m1 x2 के बीच में कौन सा संबंध है, गुणात्मक संबंध है। तो आप लोग m1 के मान में x2 के मान को गुणा करेंगे। m1 का मान है कितना, देख लीजिए यहाँ से m1 का मान कितना है जी 3 है, और m2 का मान कितना है यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर m1 के जगह पर 3 इंटू x2 का मान देख लीजिए कितना है 8, प्लस के प्लस m2 का मान दीजिए, m2 का मान फिर देखिए 1 इंटू x1 का मान दे दीजिए, x1 का मान है 4 बाई m1 प्लस m2, तो m1 का मान है 3 और m2 का मान है 1, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा। कोमा है तो कोमा दे देंगे। m1 का मान फिर से दीजिएगा, तो m1 का मान कितना है 3 इंटू y2 का मान कितना है, तो y2 का मान है 5, प्लस के प्लस m2 का मान कितना है, तो m2 का मान है 1 और इंटू y1 का मान कितना है, तो y1 का जो मान है वो है -3, तो आप इस जगह पर -3 रख देंगे। बट्टा m1 का मान फिर से दीजिए 3 प्लस m2 का मान दे दीजिए 1। ठीक है, इसे छोर की ब्रैकेट से घेर दीजिए। ठीक है, अब आप लोग इसको हल करेंगे तो क्या निकलेगा, mx, y का जो मान निकलेगा वो आराम से गुणा कीजिए। पहले BODMS फार्मूला तो जानते होंगे आप लोग ना, तो पहले गुणा का काम होता है फिर तो जोड़ का काम होगा ना। तो 3 इंटू 8 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 24 या 24 हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस फिर प्लस 1 इंटू 4 कर दोगे 4 बट्टा 3 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 4, फिर कोमा लगा हुआ है कोमा दीजिए, यहाँ गुणा कीजिए फिर से 3 गुणा 5 15, फिर प्लस 1 का गुणा होगा -3 के साथ, तो प्लस इंटू माइनस 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3, अब बट्टा 3 प्लस 1 कर दोगे कितना 4, छोटी ब्रैकेट से फिर घेर दोगे, है ना। अब और थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। ठीक है, ये जगह मिटाते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं। इसको जब हल करोगे तो इसमें बिंदु M का देखिए भुज और कोटि निकल रहा है x, y के रूप में, उधर हल करोगे तो 24 और 4 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 बट्टा 4 कोमा फिर क्या होगा 15 में 3 घटा दोगे 12 बट्टा 4 होगा। इसमें देखिए आंसर में काट छांट हो जाएगी, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, यानी M बिंदु का x, y का जो मान होगा वो 7,3 के रूप में होगा। तो इसमें याद रखिएगा M बिंदु का ये निर्देशांक प्राप्त हो गया। इसमें पहला जो मान है वो किसका मान है, x का मान है, और दूसरा मान जो 3 देख रहे हो वो किसका मान है, वह बिंदु M के कोटि या y का मान है। ठीक है, तो अतः यहाँ पर लिख दो बिंदु M के निर्देशांक, यदि हम लोग M को क्या माने हैं विभाजक बिंदु माने हैं तो M के निर्देशांक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो उनका निर्देशांक हो जाएंगे 7,3, यानी M बिंदु का भुज 7 होगा और M बिंदु का जो y का मान होगा, कोटि का मान होगा, वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसे आप लोग क्या कर देंगे आंसर कर देंगे। ठीक है, तो इस ढंग से आप लोग क्या कर सकते हैं, कार्तीय तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदु जिनके निर्देशांक दिए हो उनको जोड़ने वाली सरल रेखाखंड को किसी एक खास या निश्चित अनुपात में बंटने वाली विभाजन बिंदु का निर्देशांक प्राप्त कर सकते हो विभाजन सूत्र या सेक्शन फार्मूला के माध्यम से। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे और इस तरह के सवालों का समाधान करने के लिए आप लोग इसका बारी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
आप इसका क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगले टॉपिक्स में हम लोग फिर इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।